जुरिस क्रैक के इस यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं। ये उस सीरीज की हम बात कर रहे हैं जिस सीरीज में हम आपको पढ़ा रहे हैं द ऑरिजिन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अप्रोचेस। फिर से मैं बताऊंगा, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में ये थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम ये जान रहे हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर या हमारी सोसाइटी जो आज से 200 साल पहले कितना स्ट्रगल, कितना एफर्ट और कितना सेक्रीफाइस करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें और आपको फंडामेंटल राइट्स मिले और बहुत ऐसी चीज़ें मिली जो हम पहले नहीं देख सकते थे, हमारी जनरेशन ने नहीं देखा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जस्ट कट कॉपी पेस्ट नहीं है। इसी सीरीज में हमने 3 बिल को बहुत अच्छे से देख लिया था। फर्स्ट स्वराज बिल को, सेकंड था इंडियन काउंसिल एक्ट जो ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, उसके बाद लखनऊ पैक्ट को हमने समझ लिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम जा रहे हैं फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा हमारे पर लाया गया, वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोन्टेगो चम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें एक जान लीजिए कि इसमें मैंने कल भी बता दिया था आपको और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये पहला जो फर्स्ट बंदा होता है ये कौन होता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा जो लंदन में होगा। और ये जो सेकंड बंदा होता है इस रिफॉर्म्स में, ये इंडियन होता है, इंडिया में रहता है, लेकिन ये एजेंट होता है किसका, ब्रिटिश एम्पायर का, मतलब हेड एजेंट जिसे हम वाइसराय कहते हैं। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज कॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मोन्टैग चम्सफोर्ड रिफॉर्म नेम्ड आफ्टर एडविन चार्ल्स मोन्टैग and Lord Chelmsford, who held position as Secretary of State and Viceroy of British India respectively. The act was sold to India as a step in progressive realization of responsible government in India as an integral part of empire. मतलब ब्रिटिश एम्पायर ये चाह रही है कि भारत में, मतलब ब्रिटिश एम्पायर ये चाहती थी कि भारत की जो राजनीति है, भारत का जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रोल हो बाई द, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द एक्ट। एनी बेसेंट ने सही कहा, एक्ट एज अनवर्थी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। कुछ है ही नहीं इंग्लैंड के पास ऑफर करने के लिए, इंडिया तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। The act consisted of 47 sections and 5 schedules and was written in a legal style. It introduced a number of administrative changes, the most important being the diarchy. सबसे important एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि diarchy किस diarchy कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, या काउंसिल एक्ट 1909 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, या नॉन ऑफ वेब में, या वेब में। तो डायरेक्टली डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो इंट्रोड्यूस किया गया, हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कभी इंट्रोड्यूस किया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर, हर सेंट्रल स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रोविंस थे हमारे जो ब्रिटिश एम्पायर को आप देखते होंगे, इसमें दो तरह से डिवीजन था, सबको पता है। एक हुआ सेंटर, दूसरा प्रोविंस हुआ करता था। इसको उसको और हम समझेंगे आगे जब फेडरलिज्म हम पढ़ेंगे तो। इट पुट forth a federal structure for India by creating the institution of the governor and provincial legislature. 11 provinces were created and same portfolio like public health, education were kept for Indian legislator. जो कम इम्पोर्टेंस वाली चीजें थी वो इंडियन को दिया गया। कहाँ पे, प्रोविंशियल्स, जो भी 11 राज्यों का गठन किया गया, उस गठन में जैसे आज हम देखते हैं कि केरला का हेल्थ मिनिस्टर कोई है, वेस्ट बंगाल का लेबर मिनिस्टर कोई है, बिहार का कोई है, और सेंट्रल पे भी सेंट्रल लॉ मिनिस्टर है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है, उसी प्रकार से डायरेक्टली लाया जा रहा था। साथ ही साथ एक अब नोटेबल फीचर डॉक्यूमेंट कॉज ऑफ रिव्यू ऑफ द एक्ट, ये कैसे काम करेगा फॉर 10 ईयर। इसके बाद एक रिव्यू कमेटी बनती, कब बनती, आफ्टर 10 ईयर्स। Ambedkar in a lecture to his student in 1923 referred to the Government of India Act as a British Constitution of India. Most scholars look at the act as the first attempt by the British to introduce self-government in India, albeit with significant restriction. मतलब सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाना था लेकिन उसका 1% ही स्टार्ट हुआ, ज्यादा लिमिटेशन ही था।
प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके पीडीएफ को जरूर अपने पास डाउनलोड करके रख भी लीजिएगा। Provincial Diet Chief, dual rule. The act provided a dual form of government, a diet chief from the major provinces. It relaxed control over provinces by demarcating subject as central subject and provincial subject. Provincial subjects were further divided as reserved, administered by the governor with the help of executive council. The reserve list include defense, foreign affair, communication, transferred subject, administered by the governor with the aid of ministers responsible for the provincial legislative council. The transferred list include agricultural, supervision of local government, health and education. The dual system of government was known as Diet. This new system, however, failed to gain popular acceptance as Simon Commission recommended that Diet should be done away with. 1935 Act did the same. तो भाई डायची को तो साइमन कमीशन क्यों आई थी? रिव्यू करने के लिए आई थी। किसको? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन भारत में कहां से शुरुआत होता है। डिफरेंट एक्ट्स होंगे, उसमें से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1919, उसमें आपको डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए किस पे मानना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आप एक छोटा नोट्स तैयार कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आ रहा था। एक तो अभी तक डायरेक्ट आ चुका था, दूसरा होता रिव्यू ऑफ द एक्ट, कितने साल के लिए, इस अगर एक्ट का होता तो 10 साल पे इसका रिव्यू किया जाता। ब्रिटिश डायरेक्ट इलेक्शन को स्टार्ट किया गया। So for the first time introduced the direct election with a limited franchise was granted on the basis of tax paid, education, property, etc. in the country. The electorates were considered enlarged from 1.5 million to 1.5 million for the imperial legislature. A bicameral system at the center, Rajya Sabha, Lok Sabha जो आज हम देखते हैं, the central legislature would comprise two chambers, the Council of State and then an Indian Legislative Assembly was introduced, and the majority of members of both of houses bicameral system directly chosen. तो एक bicameral system का भी जन्म हो जाता है। Establishment of unicameral provincial legislative council. The central legislative was empowered to enact law on any matter for the whole of India. Separate electoral provision of Morley Minto reform was retained and extended to Muslim and Sikhs. Seats were reserved for non-Brahmins in Madras and depressed class were offered nominated seat in legislature at all. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ मेन फीचर्स है जिससे क्वेश्चंस हमेशा आए हैं, आते रहेंगे। अब आ जाइए, फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ लिया। अब आइए, द कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल, नेशनल कन्वेंशन इंडिया 1925। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम देख रहे हैं, ना कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, तो ये याद रखिएगा दिमाग में पढ़ते पढ़ते। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 was the first drafted national convention in April 1924 in the context of Indian national movement that believed it was a time for Indians to be governed by a constitution framed by Indians. कैसे गवर्न भी किससे होंगे? इंडियन से। कैसे गवर्न होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन ड्राफ्ट करेगा? इंडियंस। So everyone will be the Indian. The convention with Tej Bahadur Sapru as chairman consisted 256 members. Majority of whom were legislator, ex-legislator with some representation from the Home Rule League 1921 Club and the India's Women Association. The convention sat again on December 1924 in Bombay and submitted an amended draft of the bill to a subcommittee appointed by all in parties conference 1925, of which Annie Besant was the chairwoman. This subcommittee made a number of amendments and these were considered by the National Convention in April 1925. The bill was presented in British Parliament by Mr. George Lansbury and a leading member of Labour Party. ये जो पार्टी है ना, लेबर पार्टी, ये हमेशा से एक सिंपैथी रखती है। आप जब भी देखोगे, यहां तक कि जब आजादी हमें मिला, क्लेमेंट एटली जो थे,
कुछ अच्छा था तो वो भी मैं बता देता हूँ, कुछ खराब है तो वो भी। क्लेमेंट एटली साहब भी जो थे प्राइम मिनिस्टर उस समय के भी, ये भी लेबर पार्टी से आते थे, लेकिन ये विंस्टन चर्चिल होते जो कंजर्वेटिव पार्टी से आते, तो हो सकता था कि और डिले हो जाए इंडिपेंडेंस। लेबर पार्टी 1924 में भी आप देख रहे हो कि उनका ही एक आदमी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनके एक एमपी लीडिंग मेंबर, वो बिल पेश कर रहा है, लेकिन हाउएवर किस्मत सही नहीं था। इट डिड नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट रीडिंग स्टेज एज the Labour Party had been defeated in the elections. While the bill failed to pass through the British Parliament, it had huge influence on the Nehru Report. Several provisions were that were repeated verbatim. डायरेक्ट रिपीट कर दिया गया। ये नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताश्री श्री मोतीलाल नेहरू 1928, बहुत ही फेमस वकील और बहुत ज्यादा अमीर वकील। In November 1927, the British government appointed the Simon Commission to review the working of the Government of India Act 19। बात तो था कि 1929 में होना चाहिए क्योंकि 10 ईयर का पीरियड था, है ना, लेकिन पहले ही साइमन कमीशन आ गया। अब ये साइमन कमीशन का दिक्कत क्या था? And proposed constitutional reform for India. The commission did not have a single Indian member, which irked leader of the national movement. While the British acknowledged the discontent, it did not change the composition of the commission and instead of asked Indian to prove that they could draw constitution themselves. मतलब एक तो चोरी तो सीना चोरी, मतलब इन्होंने एक साइमन कमीशन में नॉट अ सिंगल इंडियन भेज दिया। अब हमारे लोगों से, हम जैसे हमारे मतलब हमारे इंडियन से पूछा कि क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं? मतलब ये समझते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। सेल्फ रूल की बात छोड़ दो, पॉलिटी की बात छोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात छोड़ दो, दूर दूर तक गवर्नेंस की बात तो सोचो ही नहीं, तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही नहीं सकते हो। यही बोलते हुए सुना गया। अ सिमिलर चैलेंज वाज मेड इन 1925 बाय लॉर्ड ब्रिकेनहेड, then Secretary of State for Indian, Brokenhead मुझे लगा, then in the House of Lord, क्या उन्होंने बोला? Let them, हम Indians को produce a constitution which carries behind it a fair measure of general agreement among the great people of India. Leader of the nationalist movement responded to the challenge by drafting the Nehru Report by 1928. ये लोग कम थोड़ी थे हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्हें बोले ठीक है चलो तुम चाहते हो तो दे देते हैं। इन दिसंबर 1927 इट्स मद्रास सेशन, इंडिया कराची से लेके लाहौर से लेके मद्रास तक में हमारे कांग्रेस का सेशन हो रहा था। The International Congress took two major decisions in response of setting up the setting up the Simon Commission. For it decided not to cooperate with the commission. नहीं, जब तुम भारतीयों, एक भारतीयों का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकते, सिंगल भारतीयों को तुम नहीं रख सकते, एक इंडियन को नहीं रख सकते, तुम्हारे साथ हम कोऑपरेट नहीं कर सकते। सेकंड, इट सेट अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। The all parties conference included the All India Liberal Fund Federation, All India Muslim League, Sikh Central League and other. The conference on the 19 May 1928 constituted a committee to draft the constitution. Some of the notable member of this committee were मोतीलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे, सर अली इमाम साहब, तेज बहादुर सप्रू साहब, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, एम.आर. जयाकर, एनी बेसेंट joined the committee later. Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru son, was appointed to the secretary of the committee. The report read like what it claimed to be a constitutional document written in a legal style containing 22 chapters and 87 articles. The very first article of the report unequivocally claimed dominion status for India. Other notable features included a section on fundamental rights, the right to free expression and opinion, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू बियर आर्म, ये हमसे छीन लिया गया था 1978 की बात में आर्म्स एक्ट लाके। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। द मोस्ट रिमार्केबल प्रोविजन वाज द राइट टू फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। The report introduced a parliamentary system of government along with the universal adult suffrage. On the communal question, the report proposed reservation for Muslim legislature. रिजर्वेशन दिया जाएगा, इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे हैं।
However, these were restricted to only those constituency where Muslim were in minority. Also, there was no mention of separate electorate for Muslim. ये हमारे तरफ से जवाब दिया गया ब्रिटिशर्स को। अब इरविन डिक्लेरेशन से हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा शॉर्ट में बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करना है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के रूप में, या हमें मेल कर सकते हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो आप हमें मेल में बता सकते हैं। थैंक यू।